Dear students, I am going to discuss the detailed summary of Shakespeare's play. मैं BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की डिटेल्ड समरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और टाइटल आप जानते ही हैं प्ले का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेट्स बिगिन Act 1, Scene 1. The scene opens in a street of Venice where Salarino is talking to Antonio, one of the main characters of the play. Scene गली में, वेनिस की गली में खुलता है, ओपन होता है, जहाँ पे सलारिनो बातें कर रहा है, एंटोनियो के साथ बात कर रहा है। और एंटोनियो आप जानते ही हैं कि जो मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले के, उसमें से ये एक हैं, इज one of the main characters of the play. We also find another character, Solanio, standing there. Antonio is unable to understand as to why he is sad on that day. Antonio को अपनी उदासी का कारण समझ नहीं आ रहा है, उसे नहीं पता चल रहा है कि वो आज उदास क्यों है। Salarino tells Antonio that the reasons behind his sadness might be the ships which were in the sea, full of loads of spices and other material. तो उसका मित्र सोलारिनो एंटोनियो को बताता है कि उसकी उदासी के पीछे जो कारण रहे होंगे वो कहीं ना कहीं शिप्स से संबंधित जो उसके व्यापार है एंटोनियो का, शिप्स उसने भेज रखे हैं, समुद्र में हैं, और उन जहाज़ों में स्पाइसेस हैं और दूसरा कीमती सामान है। The ships were in the sea full of loads of spices and other material. Solanio also supports Salarino's view. Solanio भी Salarino के विचारों को सपोर्ट करता है, कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे। Then Salarino speaks about the dangers of the sea in the context of ships owners. फिर Salarino समुद्र के खतरों के बारे में बात करता है कि समुद्र में खतरे होते हैं और जो जहाज़ों के ओनर्स होते हैं, जिनका माल समुद्री जहाज़ों में लदा हुआ है, उन्हें कितनी बेचैनी होती है, कितनी चिंता होती है अपने सामान की, क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, बहुत से खतरे होते हैं समुद्र में। और जो जहाज़ों के मालिक हैं या उस सामान के मालिक हैं, उन्होंने बहुत सा पैसा अपना इन्वेस्ट किया होता है, और ये भी एक कारण हो सकता है। He quotes examples to prove as to how the investors feel worried. और सलारिनो एग्जाम्पल्स कोट करता है कि किस प्रकार से जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है वो कितने परेशान होते हैं और किस तरह से वो दिन रात चिंता करते रहते हैं अपने जहाज़ों के बारे में। But Antonio rejects all these speculations on the reasons behind his sadness. परंतु एंटोनियो ये सभी स्पेकुलेशंस जो अंदाजे सलारिनो और सोलानियो लगा रहे हैं, इनको रिजेक्ट कर देता है और कहता है उसके मन में जो उदासी है उसके जहाज़ों की वजह से नहीं है, ये बात वो साफ कर देता है। He is confident that God is there to save his ships. और कहता है कि वह पूरा विश्वस्त है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, उसके जहाज़ों की रक्षा करेगा समुद्र के खतरों से। He adds that his ships are at separate points. और ये भी कहता है कि उसके जहाज़ एक जगह पे नहीं है, इसलिए उसके जहाज़ों को अधिक रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने अपने सारे जहाज़ अलग अलग स्थानों पे लगा रखे हैं। He adds that his ships are at separate points and all of his property is not at risk at all. और जो भी उसकी संपत्ति है वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। Solanio now points out to Antonio that in his opinion he is in love. जब सारी बातें खत्म हो जाती हैं, अलग अलग स्पेकुलेशन दिए उन्होंने, अंदाजे दिए कि किस वजह से परेशान हो सकता है एंटोनियो, तो एंटोनियो को कहता है सोलानियो, लगता है कि आपको प्यार हो गया है, उस वजह से परेशान हो। एंटोनियो रिजेक्ट्स दैट आइडिया आल्सो। एंटोनियो इस विचार को भी रिजेक्ट कर देता है। सोलानियो एडवाइजेस हिज फ्रेंड एंटोनियो टू रिमेन हैप्पी टू अवॉइड सैडनेस। और फिर अंततः सोलानियो एंटोनियो को सलाह देता है कि वो उदासी को अवॉइड करे और खुश रहे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे। एट दैट वेरी टाइम बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो एंटर द स्ट्रीट। और अब तीन करैक्टर और गली में आ जाते हैं, बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो। बेसानियो इज़ वेलकम्ड बाय सोलानियो। और बेसानियो ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड है एंटोनियो का, उसका स्वागत करता है सोलानियो इन लाइन्स में। Here comes Bassanio, your most noble kinsman. इसका मतलब रिश्तेदार भी है, कहीं ना कहीं दूर का रिश्तेदार है। After the exchange of a few words of courtesy, ये जो courtesy के शब्द थे, शिष्टाचार के शब्द थे, इनके एक्सचेंज करने के बाद मतलब आपस में शिष्टाचार निभाते हुए सोलारिनो गली छोड़ के चले जाते हैं। They leave the place at once. Graciano also asks Antonio
द रीजन फॉर एंटोनियो सैडनेस। ग्रेशियानो उनके साथ ही था, तो ग्रेशियानो जैसे ही एंटोनियो को मिलता है और उसका चेहरा पढ़ लेता है और कहता है कि आप तो उदास लग रहे हो, जो पहले नॉर्मल एंटोनियो जो होता है वो नहीं दिख रहे। तो ग्रेशियानो एकदम उसे उदासी का सबब पूछता है और एंटोनियो उसे कहता है अ स्टेज वेयर इवन वन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो उसने कहे थे, उसके एक पार्ट है छोटा सा। तो उसमें कहता है कि दुनिया एक स्टेज है, शेक्सपियर ने कहीं और भी कहा है ऐसा, और कहता है कि ईश्वर सभी व्यक्तियों को जो भी जन्म लेते हैं, धरती पे आते हैं इंसान, उनको अलग अलग रोल मिलते हैं। कोई खुशी का रोल अदा करता है, कोई गमी का रोल अदा करता है। कहता है कि मेरे हिस्से में गमी का रोल आया हुआ है, उदास रहने का रोल मैं निभा रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है। तो ये कह के बात टाल देता है। ग्रेशियानो फाइंड स्पेस एंड अटर्स ए स्पीच फुल ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज। यहाँ पे ग्रेशियानो आप जानते हैं कि टॉकेटिव टाइप का है, बातूनी है, गैरलस टाइप है, तो उसे स्पेस मिल जाता है और अपनी फिलॉसफी अपनी झाड़ने लग जाता है, अपने फिलोसफिकल आइडियाज जो थे उनको एक्सप्रेस करता है। ही सेज दैट ही वुड प्रीफर प्लेइंग द रोल ऑफ ए फूल टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है ये भी, और कहता है कि अगर उदास रहना एक रोल है तो वो कभी भी उस तरह के रोल को टेकअप नहीं करेगा, और वो चाहेगा कि वो इससे बेहतर तो एक बेवकूफ़ वाला रोल प्ले करेगा। बेवकूफ़ जो हंसता रहे, हर बार हंसता रहे, हर बार खुश नज़र आए, तो इस तरह का बेवकूफ़ बनना चाहेगा वो। तो he says that he would prefer playing the role of a fool to keep himself happy, even though his face becomes wrinkled due to continuous laughter। भले ही उसके चेहरे पे कंटिन्यूसली हंसने की वजह से, लगातार हंसने की वजह से चेहरे पे उसके रिंकल्स, झुर्रियाँ क्यों ना पड़ जाएं। he would not let his heart cool down by groaning all the time। हर वक्त कराहने से बेहतर है वो हंसता रहे, और कराहने से क्या होगा, ग्रेशियानो कहता है कि वो उदास रह के अपने दिल को ठंडा नहीं करेगा, कूल डाउन नहीं करेगा। He also questions to his friend as to why a person whose blood is warm should remain glum and sit like an old man। अपने मित्र से प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति नौजवान है, जिसके रगों में गर्म खून दौड़ रहा हो, मतलब कि वो नौजवान हो और वो उदास रहे, ये तो शोभा नहीं देता। अपने फ्रेंड को कहता है कि क्या ये सही है कि जिसका दिल, जिसके रगों में गर्म खून दौड़ रहा हो और वो उदास रहे, एक बूढ़े आदमी की तरह बैठा रहे, क्वाइट, बिल्कुल चुप, इनएक्टिव लाइक ए स्टैचू, एक बुत की तरह इनएक्टिव, सुस्त। ग्रेशियानो एंटोनियो को यही कहना चाहता है कि उसे बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं लगना चाहिए, सुस्त नहीं लगना चाहिए। उसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि जैसे आंखों में नींद आ रही हो, उसका चेहरा उतरा हुआ उदास हो, और जबकि वो जागा हुआ है, लग रहा है जैसे सो रहा हो। He should not allow himself to become a prey to jaundice by remaining peevish। अपने ऊपर भी बात लेता है कि वो अपने आप को कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इरिटेट होके अपने आप को जॉन्डिस का शिकार बना ले। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया एक बीमारी होती है जिससे आंखें पीली हो जाती है, चेहरा भी पीला हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि जो इंसान इरिटेबल होता है और गुस्से में रहता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लीवर भी खराब हो जाता है। तो जॉन्डिस तो अपने आप होगी जब लीवर खराब होगा इरिटेटिंग नेचर की वजह से। ग्रेशियानो टेल्स एंटोनियो दैट ही इज सेइंग ऑल दैट बिकॉज ही लव्स हिम। अब ग्रेशियानो एंटोनियो को कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। Now Graciano gives example of some people who keep silence willingly and their faces look like the surfaces of a pond where a cream-like material is formed due to stagnation in the water। अब ग्रेशियानो एक और एग्जाम्पल लेता है उन लोगों का जो चुप रहना पसंद करते हैं और इच्छा से, स्वेच्छा से चुप रहते हैं, और उनके चेहरे की तुलना वो जो गांव में पॉन्ड्स होते हैं, पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, उनके ऊपर जो क्रीम लाइक मटेरियल बन जाता है जिसे काई बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि तालाब में, पोखर में आमतौर पे पानी ठहरा हुआ होता है, पानी में स्टैग्नेशन होती है। उस कवर के साथ वो ग्रेशियानो तुलना करता है उन लोगों की जो जानबूझ के चुप रहते हैं। ग्रेशियानो मीन्स टू से दैट सम पीपल विलिंगली वेयर एन आर्टिफिशियल फेस। ग्रेशियानो ये कहना चाहता है कि कुछ लोग जानबूझकर बनावटी चेहरा अपने चेहरे पे जड़ के रखते हैं, अपने चेहरे पे लगा के रखते हैं ताकि वो गंभीर नजर आए, टू लुक सीरियस एंड वाइज, और बुद्धिमान नजर आए। दे डू सो ड्यू टू देयर ईगो एंड शोवी नेचर।
और वो ऐसा क्यों करते हैं। उनकी ईगो अहम होता है उनके अंदर, और कुछ शोवी नेचर होती है, दिखावे का स्वभाव होता है उनका। When they start speaking, और ऐसे लोग जब वो बोलना शुरू करते हैं, they do not allow others to speak and call themselves Sir Oracle, और वो दूसरों को बिल्कुल भी बीच में बोलने नहीं देते और अपने आप को सर ओरेकल कहते हैं। सर ओरेकल, आप जानते हैं ओरेकल प्रोफेट्स या फोरटेलर्स जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, भविष्यवाणी करने वाले, उन लोगों के साथ ये शब्द जोड़ा जाता है, अपने आप को वो बुद्धिमान कहते हैं। ग्रेशियानो कोट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ द पीपल हु आर कॉल्ड वाइज बिकॉज दे रिमेन क्वाइट फॉर मोस्ट ऑफ टाइम। ग्रेशियानो यहाँ एक और एग्जाम्पल लेता है कुछ लोगों का जो रेप्यूटेड वाइज होते हैं, जिनकी रेपुटेशन एक वाइज आदमी की होती है, जिसे लोग आमतौर पे एक बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। ग्रेशियानो सेज दैट ही इज क्वाइट श्योर, ग्रेशियानो कहता है कि वो बिल्कुल विश्वस्त है, उसे पूरा विश्वास है। इफ दे ओपन देयर माउथ्स टू स्पीक, कि ऐसे लोग अगर वो मुंह खोलते हैं कुछ बोलने के लिए, दे वुड अटर नॉनसेंस, उनके मुंह से बकवास ही निकलती है। देयर लिसनर्स वुड कर्स देयर ईयर्स, और जो श्रोता है उनके वो अपने कानों को कोसते हैं कि उन्होंने इतनी बकवास कैसे सुन ली। इवन द फ्रेंड्स ऑफ सच पीपल कॉल देम फूल्स, तो ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो भी उन्हें, उनकी पीठ पीछे उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं। आफ्टर दैट ग्रेशियानो टेल्स एंटोनियो इन सिंपल वर्ड्स, इसके बाद ग्रेशियानो एंटोनियो को सरल शब्दों में कहता है दैट ही शुड नॉट स्पॉयल हिज हेल्थ बाय रिमेनिंग सैड, कि उसे उदास रह के अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट ग्रेशियानो एंड लोरेंजो लीव द प्लेस, इसके पश्चात क्या होता है, ग्रेशियानो और लोरेंजो भी जगह छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं। नाउ एंटोनियो एंड बसेनियो आर प्रेजेंट देयर, अब एंटोनियो और बसेनियो वहाँ पे मौजूद हैं। बसेनियो कमेंट्स ऑन ग्रेशियानोज गैरुलस नेचर, अब यहाँ पे जैसे ही ग्रेशियानो चला जाता है तो बसेनियो एंटोनियो को ग्रेशियानो की नेचर के बारे में कहता है कि कितना टॉकेटिव है ये, कितना बातूनी व्यक्ति है। ही सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मीनिंग इन ग्रेशियानोज वर्ड्स, और वो कहता है कि ग्रेशियानो के शब्दों में अर्थ ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड 2 grains इन 2 bushels। बुशल्स ये मेजरमेंट है, ड्राई प्रोडक्ट जो होती हैं उसको बुशल्स में तोलते हैं, जैसे भूस हो गया, जिसे पंजाबी में तूड़ी भी कहते हैं। 2 बुशल्स हैं जिसमें अनाज तलाश करना पड़े और सिर्फ 2 दाने अनाज के निकले, वीट के 2 दाने प्राप्त हों, इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद। तो जिसने मशक्क़त की, जिसने मेहनत की अनाज ढूंढने की, उसे कितनी निराशा होती है। तो वही बात यहाँ ग्रेशियानो की स्पीच में साबित करना चाहता है बसेनियो, कि ग्रेशियानो के इतने सारे शब्द सुनने के बाद सिर्फ 1-2 वर्ड मीनिंगफुल मिलेंगे आपको, और जो श्रोता है जिसने वो शब्द सुने हैं उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसे कैसा लगेगा कि इतनी देर तक इस बंदे को सुनते रहे और मीनिंग कुछ भी नहीं निकला। तो बसेनियो कहता है कि ग्रेशियानो के शब्दों में से मीनिंग निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। He wrote great dramas that are studied all over the world. Scholars write theses on them and also make researches on his life and works. Characters in the first and second scene of the play. We meet the following characters in the opening scene, that is Act 1, Scene 1 of the play The Merchant of Venice. Number 1, Antonio. Antonio is a Vatican merchant who signs a bond as a guarantee to the loan taken by Bassanio from Shylock, a Jewish moneylender. Number 2 character is Bassanio. Bassanio is a gentleman who is Antonio's dear friend and kinsman. Bassanio's love for Portia, a wealthy lady from Belmonte, creates a very difficult situation for Antonio. Gratiano is Bassanio's friend. He is a hard critic of Shylock also. Portia is a wealthy heiress to Belmont. Her father died after he had made a will in which he binds his daughter Portia by a vow regarding the choice of her husband by means of lottery, that is, choosing the right casket that contains Portia's portrait. Her role in the play is of utmost importance. Nerissa is Portia's lady-in-waiting and confidant. Salarino is a friend of Antonio, Bassanio and Lorenzo. 7th, Solanio also remains with Salarino. 8th character in this scene is Prince of Morocco. He is a prince who takes part in choosing the right casket to win Portia as his life partner. So let me explain Act 1, Scene 1 now.
The scene 1 of Act 1 opens with Antonio conversing with his friends Solanio and Salarino. Antonio is a rich merchant of Venice, but today he is upset. He is unable to find out a reason for his somber mood. His friends Salarino and Solanio try to guess and tell him several possible reasons for his sadness. They think that Antonio's ships might be the cause of his sadness. Solanio also says that Antonio might have fallen in love and that might be the reason for his gloomy mood. But Antonio rejects all of these reasons for his sadness. In the meantime, Antonio's other friends Lorenzo, Graciano and Bassanio also reach there. Their conversation in the beginning also centers around Antonio's sadness. After some time, Lorenzo and Graciano leave the place and now Antonio and Bassanio remain there. We come to know that Bassanio also reveals his purpose to visit Belmonte to try his luck at winning Porcia's hand to make her his wife. He wants to get a loan from Antonio so as to raise his status to take part in choosing the right casket to marry Porcia. But Antonio shows his inability to give him a loan because he has already invested his money in buying goods and sending them to different corners of the world by ships. His ships are on the seaway to reach their destinations. Antonio also suggests to Bassanio that he could help him borrow money from someone in Venice on his behalf. After this, both of them leave the place. Critical analysis of the scene. After reading this scene, we come to know that Antonio is a melancholy character. He is unable to find out the real reason for his sadness. We also meet other characters like Solanio and Salarino, Lorenzo and Graciano and Bassanio in this scene. Graciano talks too much and in Bassanio's views, it's very difficult to find out meaning in his words. Bassanio is Antonio's fast friend. Now I shall begin with the summary of Act 1, Scene 2. This scene takes place in Belmonte, where Porcia and her maid-servant Nerissa are talking. Porcia is upset to think about her father's will in which he has put conditions for her to marry. Porcia cannot marry the person of her choice. Her father has left 3 caskets made of gold, silver and lead. Whosoever chooses the casket in which he finds Porcia's picture would be the right casket and he shall be allowed to marry her. Thus Porcia is bound to honor her father's will. She discusses all this with Nerissa, her maidservant. In a way, Porcia has been caught in a very difficult situation. She is unable to choose the person she likes. She says, the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. She can neither choose nor reject anyone. She is bound to follow her conscience due to her immense love and respect towards her father, who is no more now. Nerissa consoles her that the person who chooses the right casket would surely love her truly. After that, Porcia tells Nerissa to name the suitors who have so far tried their luck in choosing the right casket but have failed in their attempts. Nerissa names them one by one and Porcia describes their personalities according to what she thinks about them. We come to know Porcia's views on her suitors also. She does not like them at all. After that, Nerissa reminds Porcia of Bassanio, who once happened to come there in Belmonte in company of the Marquis of Montferrat when her father was alive. Nerissa calls him a Venetian, a scholar and a soldier. At this, Porcia shows her interest by saying, yes, it was Bassanio. I think he was so called. In the meantime, a serving man enters and informs Porcia that the Prince of Morocco would reach there at night and her 4 suitors seek her leave. Porcia does not show any sign of happiness at the news of Prince of Morocco's arrival in Belmonte. Act 1, Scene 3. Characters in the scene are Bassanio, Shylock and Antonio. The scene in brief. In this scene, Bassanio goes to meet Shylock at his house. He tells him that he needs 3,000 ducats. At this, Shylock speaks to him in a roundabout way and vents out his anger, jealousy and greed while talking with Bassanio and Antonio also. We come to know a lot about Shylock's hatred for the Christians and his greed for money. The third scene of Act 1, Scene 3 shifts to Venice, where we find Bassanio talking with Shylock, the cruel and greedy moneylender. Bassanio tells him that he needs a loan of 3,000 ducats for 3 months from him on Antonio's surety.
Shylock already knows that Antonio at present has no cash with him because he has invested all of his money on the goods which are in ships at the separate places in sea to reach their destinations. He also tells Bassanio that anything could happen to the ships as they are prone to so many risks. Shylock says that he cannot give loan to him due to that. While conversing with Bassanio, Shylock also expresses his hatred for Antonio because the latter harms the former's business by giving loans without interest. We also come to know from Shylock that he hates Antonio because he is a Christian. He says, I hate him for he is a Christian, and also he lends money to people without interest and thus harms his business. After some time, Antonio also reaches there. We find Antonio as a bold person who exposes Shylock's greed and hypocrisy without hesitation. He tells him as to how he wrongly quotes scriptures to justify his own practice of taking high interest on loans given by him to people. Antonio's remarks on Shylock heated up the conversation going on between them, and finally it is decided that Antonio would sign a bond stating that Shylock would be entitled to cut 1 pound of flesh from any part of Antonio's body if the loan was not returned on time. Finally, Antonio agrees to sign the bond despite Bassanio's persuasion to him for not signing the bond at all. Thus, we see much of Shylock's hypocrisy and greed in this scene. Antonio proves himself that he is a true friend. Bassanio also shows his concern to Antonio while persuading him not to sign the bond. Scene 3 of Act 1. Now I am going to explain the Scene 3 of Act 1 of The Merchant of Venice written by William Shakespeare. This scene opens with the entry of the Prince of Morocco in Portia's room. She is there along with her friend Nerissa and other attendants. The prince tells Portia about his qualities and urges her not to dislike him just because of his black color of his skin. He says, "Mistake me not for my complexion," etc. He describes his behavior in a very poetic manner. He also says that the most beautiful girls of his country love him as he looks to them in his black skin. "I swear, the best regarded virgins of our clime have loved it too." Portia tells him that she is bound by a vow given to her father by her that she cannot choose her husband of her own choice. He will have to choose the right casket to win her. She also informs him that if he fails in choosing the right casket that contains her portrait, he will have to remain unmarried throughout his life. The prince becomes impatient and requests her to take him to the place where caskets are there so that he could try his fortune. After that, he again narrates the story of his own heroism. Now I shall proceed to Act 2, Scene 1. This scene is enacted in Shylock's home. We meet Launcelot Gobbo. He is Shylock's servant and old Gobbo's son. Launcelot is found on the stage arguing himself whether he should continue serving Shylock or not. He calls Shylock a fiend. After a long debate with himself, he decides to leave service in Shylock's house. In the meanwhile, Launcelot's father, old Gobbo, also arrives there. He is carrying a basket containing some gifts. He wants to deliver it to Shylock. Old Gobbo is almost blind, so he does not recognize his own son, whom he meets there. He asks Launcelot to tell him the way to Shylock's home. At this, Launcelot does not tell old Gobbo that he is his son. He wants to create some fun out of this situation. He keeps on talking with his father in a roundabout way. Finally, he discloses his own identity to his father. He tells him that he has decided to leave his service in Shylock's house and join Bassanio as his master. After some time, Bassanio with Leonardo enter there. Both of them start talking to Bassanio in a confused manner. At last, he tells Bassanio that he wants to join as a cook in his house. Bassanio advises Launcelot first to go to Shylock and take leave from his master properly and then come to him. After that, Launcelot and his father leave the place. Now Bassanio tells Leonardo to arrange for shifting his necessary things to the ship that is bound to go to Belmonte. He also tells Leonardo to come back soon. In the meantime, Gratiano comes there and he requests Bassanio to take him to Belmonte along with him. Bassanio fulfills his wish on the condition that he would not be outspoken at the place where no one knew him. Gratiano promises Bassanio to do so. Thank you very much. This is the end of the video now.